देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों, चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी रिपोर्ट आपको बताएंगे, जहां पर आखिरकार अरावली पर्वत से नीचे लुढ़क चुकी है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे किस तरीके से गिरे हैं और अपने फैसले को पलटते हुए नजर आने लगे हैं दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कैसे नियमों में बदलाव को लेकर अब बीजेपी वालों ने फिर से बता दिया है कि जनता के विरोध के बाद थूक कर चाटने की हो गई है पुरानी आदत। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में जैसे ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलने के लिए बुलाया दोस्तों, वैसे ही बीजेपी के लोगों ने सीबीआई को एक्टिव करते हुए कोर्ट में जाकर अब गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। बताएंगे कैसे राहुल और सोनिया गांधी के दखल के बाद एक मामले पर बीजेपी को नींद से जगाकर सीबीआई को कोर्ट भेजना पड़ा है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके से इस मामले में भी जमकर किरकिरी हो रही है। इसी के साथ में बीएमसी चुनाव को लेकर पूरी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बताएंगे कहां पर कौन कौन सी पार्टी के अंदर लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी का इंतजार करती रह गई। दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ में कर लिया गठबंधन। बताएंगे कौन से समीकरण को साधने के किए जा रहे हैं प्रयास, और बताएंगे 76,000 करोड़ के बजट वाले सबसे बड़े बीएमसी में किस तरीके का है माहौल, लेके करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अरावली भारत की संस्कृति, परंपरा, इतिहास हर चीज का हिस्सा है और अरावली पर हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सेव अरावली जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के सबसे पुराने पहाड़ अरावली को लेकर बीते कुछ हफ्तों से लगातार अभूतपूर्व जन आंदोलन देखने को मिल रहा है दोस्तों। अप्रत्याशित तरीके से लोग मैदान में उतरकर सुप्रीम कोर्ट के अरावली पर 100 मीटर वाली परिभाषा का जमकर विरोध कर रहे हैं। राजस्थान से लेकर दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों के अंदर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर अपनी अगली पीढ़ी की जलवायु सुरक्षा के लिए मैदान में उतरी हुई है दोस्तों, और बीजेपी सरकार से सीधी लड़ाई मोल ले रहे हैं। ऐसे में 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया जिसके मुताबिक अब केवल वे भू आकृतियां यानी वो पहाड़ सुरक्षित रहेंगी अरावली के अंदर जो 100 मीटर से ज्यादा की हैं, यानी जिनकी हाइट कम से कम 100 मीटर की है, और दो पहाड़ कम से कम 500 मीटर के अंदर ऐसे होने चाहिए जो 100 मीटर से ऊपर हो, यानी 500 मीटर का पूरा क्लस्टर देखा जाएगा जिसमें दो पहाड़ियां होनी चाहिए 100 मीटर से ऊपर की। अगर एक होगा तो फिर अरावली पहाड़ मानने से ही मना किया जा रहा है दोस्तों। ऐसी कई और परिभाषाओं के अंदर साफ तौर पर अरावली के ज्यादातर हिस्सों को खनन के लायक बना दिया गया है। यही बड़ा कारण है कि जबरदस्त तरीके का विरोध हर जगह देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट ने बताया है कि 12,000 से ज्यादा मैप की गई पहाड़ियों में से केवल 8 से 9% ही ऐसे हैं जहां पर 100 मीटर की कसौटी वाला ये जो फॉर्मूला है उस पर ये खड़ा उतरता है, वरना 90% जो पहाड़ है वो परिभाषा के अंतर्गत 100 मीटर से कम के हैं, यानी वहां पर खनन किया जा सकता है, लूट मचाई जा सकती है और तोड़फोड़ करते हुए पहाड़ियों का सत्यानाश किया जा सकता है। इसीलिए सरकार की परिभाषा का प्रचंड तरीके से विरोध हुआ दोस्तों। ऐसे में क्योंकि विरोध केवल सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर सड़कों पर उबाल देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तेज प्रतिक्रियाएं राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, सीकर और अलवर में देखने को मिली। छात्र संगठन, किसान यूनियन और पर्यावरण समूहों ने जुलूस निकाल कर धरने देने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अरावली उत्तर भारत के फेफड़े की तरह है, अगर अरावली के पहाड़ काटे गए तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, खासकर उत्तर भारत तो पूरी तरीके से त्राहिमाम हो जाएगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर सेव अरावली को लेकर मूवमेंट चलाया जा रहा है दोस्तों। 100 मीटर के नियम को वापस लेने के लिए सड़कों पर जोरदार तरीके से नारे चल रहे हैं। डॉक्टर शहरी योजनाकार, जल विशेषज्ञ खुले पत्र के जरिए चेतावनी दे रहे हैं। अरावली की निचली पहाड़ियों पर भी कंस्ट्रक्शन खनन जो बढ़ा है उसका जोरदार तरीके से विरोध शुरू हुआ है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने भी जमकर विरोध करना शुरू कर दिया, जो पूरे देश भर के अंदर एक आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और अरावली के मामले को लेकर जिस तरीके का विकराल रूप देखने को मिला दोस्तों, और राहुल गांधी जर्मनी से भारत में आ चुके हैं और उन्होंने कई सारे लोगों से, अलग अलग लोगों से मुलाकात की है, तो आंदोलन को और ज्यादा तीखा और ज्यादा बड़ा करने को लेकर एक बड़ी तैयारी चल रही है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार के हाथ पैर फूलने लगे हैं। आनंद फानन में बीजेपी की सरकार बीते शाम 7 बजे के आसपास एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है दोस्तों। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इसमें बीजेपी की सरकार कहती है कि केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो अरावली क्षेत्र के अंदर किसी भी नई खनन लीज को मंजूरी देने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए, यानी कहीं भी खनन करने के लिए जो नया प्रस्ताव साइन किया जाता है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। ये प्रतिबंध दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली रेंज पर समान रूप से लागू होगा, यानी नया कोई लीज नहीं दिया जाएगा, नया खनन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। निर्देश का उद्देश्य अरावली को गुजरात से लेकर नेशनल कैपिटल रीजन यानी दिल्ली एनसीआर तक कोई नुकसान ना पहुंचे, अवैध खनन ना हो, इस पर रोक लगाना है। मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE को कहा है कि पूरे अरावली क्षेत्र के अंदर पहले से प्रतिबंधित इलाके के अलावा ऐसे अतिरिक्त क्षेत्र जोन की पहचान करे जहां पर पर्यावरणीय, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप संबंधित मानकों के आधार पर खनन पूरी तरीके से निषेध होना चाहिए। ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र के अंदर साइंस यानी
वैज्ञानिक आधारों पर कहां पर खनन को रोकना चाहिए, इसको लेकर डिटेल में स्टडी करके रिपोर्ट देनी है। ICFRE को पूरे अरावली के लिए रिपोर्ट देनी पड़ेगी। केंद्र का कहना है कि इस कवायद से अरावली के अंदर खनन से संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, यानी जहां पर खनन नहीं किया जा सकता, माइनिंग नहीं की जा सकती, ऐसे क्षेत्रों को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और अरावली को सुरक्षित किया जाएगा। ऐसे ही और कई प्रावधान के नाम पर यह बातें दोहराई गई है। दोस्तों कुल मिलाकर जब अरावली बचाने को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ तो अचानक से भाजपा सरकार को अरावली की आखिरकार याद तो आई है। इससे पहले बीजेपी का मंत्री दो शब्द बोलने को तैयार नहीं था। दोस्तों वो अरावली पर कन्नी काट रहे थे और कह रहे थे कि इससे अरावली को कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब बीजेपी सरकार के द्वारा आनन फानन में ही सही लेकिन ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। दोस्तों लेकिन ये प्रेस विज्ञप्ति इतनी ज्यादा बेवकूफी से भरी हुई है दोस्तों कि आंदोलन और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा। दरअसल इस प्रेस विज्ञप्ति में कहीं भी 100 मीटर वाली परिभाषा के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस 100 मीटर वाली परिभाषा को मंजूरी दी है उसको हटाया जा रहा है, यानी अभी भी 90% अरावली की पहाड़ियां उस रेंज में आती है जहां पर खनन किया जा सकता है, यानी अभी केवल जो नए खनन होने वाले थे उन पर रोक लगाई गई है दोस्तों। लेकिन ये रोक कितने दिन रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है और अचानक से कभी ऑर्डर आ जाएगा और वापस से खनन के आदेश जारी कर दिए जाएंगे तो फिर परिभाषा तो वही 100 मीटर वाली है, तो इसका मतलब आसानी से अरावली में खुदाई चलती रहेगी और पूरी तरीके से अरावली को तोड़ कर एक जमीन में पाटा जमीन में तब्दील कर दिया जाएगा। और यही कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बड़ी साजिश है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि लोगों में जोरदार तरीके की नाराजगी और अब जो ये प्रेस विज्ञप्ति आई है और इसमें स्पष्ट तौर पर कोई भी राहत जनता को नहीं दिया गया है तो नाराजगी और ज्यादा बढ़ रही है। जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ नुकसान की भरपाई दिखाने का एक नकली कोशिश है जो किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगी। ये सब पाखंडी घोषणाएं हैं, लेकिन अरावली की खतरनाक 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली नई परिभाषा जिससे भारतीय वन सर्वेक्षण और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी ने खारिज कर दिया था, यानी जिस परिभाषा को इन तीनों हाई पावर्ड कमेटी के लोगों ने खारिज कर दिया था उसे बाद में मंजूरी दे दी गई 100 मीटर वाले परिभाषा को, जिसके कारण ज्यादातर अरावली का क्षेत्र अब खनन के लिए उपयोगी बन चुका है और इसी परिभाषा को बदलना चाहिए, यानी 100 मीटर वाली परिभाषा को हटाना चाहिए जिससे पूरे अरावली क्षेत्र के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके का खनन ना हो और अरावली को बचाया जा सके। मांग ये चल रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार कह रही है कि नए खनन नहीं होंगे, यानी दोस्तों मांगा आम जा रहा है और बीजेपी की सरकार इमली दे रही है दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि एक बार फिर से यह आंदोलन और तेज होगा। दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले को लेकर उम्र कैद की सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया गया दोस्तों। सेंगर ने दिसंबर 2019 में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद सुनवाई होते होते अब जाकर बीजेपी के पूर्व नेता जो अब भारतीय जनता पार्टी से निलंबित है दोस्तों उसे राहत मिली और उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया। जेल से छोड़ देने की पूरी तैयारी कर ली गई, यानी जमानत दे दिया गया था दोस्तों। जैसे ही ये खबर सामने आती है वैसे ही पीड़िता के परिवार के लोग इंडिया गेट पर पहुंचकर आंदोलन करने लगे, विरोध करने लगे दोस्तों। और ऐसे में पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनको उठाकर जबरदस्ती वहां से धक्का मारकर बाहर कर दिया, उठाकर लेकर चले गए। यानी तस्वीरें देखकर साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि देश के अंदर एक दुष्कर्म की पीड़िता के साथ कैसा अन्याय चल रहा है। पुलिस वाले भी इस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे दोस्तों की सोशल मीडिया पर जो कई सारे वीडियो आए तो देखकर काफी बुरा लग रहा था। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को देखा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पहले तो सवाल खड़ा किया, उसके बाद पीड़िता को अपने परिवार के साथ राहुल गांधी ने मिलने के लिए बुलाया और सोनिया गांधी के आवास पर 10 जनपद रोड पर बुलाया गया दोस्तों। और सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छे वकील की मांग की गई। पीड़िता ने मांग की तो राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि वो एक बेहतर सुप्रीम कोर्ट का वकील उपलब्ध करवाएंगे ताकि कुलदीप सेंगर जेल से ना छूट पाए। फिर जब राहुल गांधी इस केस को लेकर एक्टिव हुए दोस्तों तब अचानक से भारतीय जनता पार्टी सरकार की अकल खुल गई और इसके बाद बीजेपी को लगा कि राहुल गांधी कोई बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे इस मामले पर तो भाजपा वाले बुरी तरीके से बैकफुट पर चले जाएंगे। पहले ही अरावली के मुद्दे पर भाजपा पर दबाव बना हुआ है दोस्तों, तो सीबीआई के प्रवक्ता को भेजा गया और सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी दायर करेंगे, यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले को बदला जाए। हाईकोर्ट ने जो जमानत दी है ये एकदम गलत है और सीबीआई अब खुद से जाकर सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर को वापस से जेल में भेजने की मांग करेगा दोस्तों। यानी बीजेपी की सरकार की ओर से अब वकील भेजा जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मुलाकात करने के लिए बुलाया था तो असर हुआ है दोस्तों। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब भी किसी मुद्दे को लेकर जोर शोर से आगे बढ़ते हैं तो फिर अचानक से भाजपा सरकार बैकफुट पर चली जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि सीबीआई के प्रवक्ता का यह बयान कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जल्द चुनौती देने जा रहे हैं, स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी का काफी दबाव है भारतीय जनता पार्टी पर। वैसे भी दोस्तों एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था पीड़िता के साथ में, आखिरकार सीबीआई के लोग जाएंगे
अब कोर्ट में, तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द जमानत पर रोक लगा दी जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये छोटा मोटा नेता नहीं है बल्कि दुर्दांत अपराधी टाइप का व्यक्ति है, क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या में भी इसका सीधा नाम सामने आ रहा था और पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता की हत्या हुई थी और उसमें पुलिस वाले के साथ में इसकी मिलीभगत बताई गई थी और ये साफ तौर पर अपने क्षेत्र में अलग लेवल की गुंडागर्दी करता है दोस्तों। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने के बाद जैसे तैसे न्याय मिल पाया और इससे पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति को अगर जेल से बाहर रखा जाएगा तो पीड़िता और उनके परिवार के लिए और बड़ा खतरा हो सकता है। पीड़िता के द्वारा तो मांग की जा रही थी कि उनको जेल भेजना चाहिए, यानी पीड़िता खुद अपने लिए जेल मांग रही थी ताकि वो जेल में सुरक्षित रह सके, क्योंकि कुलदीप सेंगर अगर बाहर रहेगा तो पीड़िता भी असुरक्षित महसूस करेगी। हालांकि राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी शासित राज्य में उनको स्थापित करेंगे, उनको भेजेंगे और वहां पर पूरी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। सोचिए देश में किस तरीके के हालात बन चुके हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त तरीके की हार, यानी बुरी तरीके की हार के बाद कांग्रेस पार्टी को एक बात समझ में आ चुकी है कि दोनों पार्टियां एनसीपी और शिवसेना क्योंकि टूट चुकी है, तो अब जो बची हुई पार्टी है यानी शरद पवार की एनसीपी एसपी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी है, उसमें कुछ बचा नहीं है। वो केवल नाम मात्र के लिए पार्टी चला रहे हैं, उनके पास वोट बैंक नहीं है, क्योंकि अजित पवार और एकनाथ शिंदे वोट लेकर उड़ चुके हैं। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अब नया रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है दोस्तों। बीएमसी के चुनाव यानी एशिया के सबसे महंगे, सबसे ज्यादा बड़े नगर निगम के इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे दोस्तों, और इस चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। गोवा और हिमाचल प्रदेश से भी बड़ा बजट बीएमसी का है। ऐसे में बीएमसी के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नए समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत कांग्रेस और एनसीपी एसपी और शिवसेना यूबीटी का गठबंधन अब बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस पार्टी ने छोटी पार्टियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नगर निगम के चुनावों के लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी के साथ में समझौता किया है। ये घोषणा राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष महादेव जानकर और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। समझौते की घोषणा करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति का अवलोकन करते हुए कि साथ मिलकर काम करने पर चर्चा हुई। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, हम तानाशाही के खिलाफ मिलकर लड़ने पर विचार कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी दोस्तों। धनकर समाज की ये बड़ी पार्टी है। महादेव जानकर एक बड़े नेता है और अपने क्षेत्र में अच्छा खासा वोट कांग्रेस पार्टी के लिए मोबिलाइज कर सकते हैं। उनकी खुद की अपनी क्षमता है दोस्तों। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी स्थानीय स्तर की पार्टियां यानी जिनको कांग्रेस सपोर्ट करके एक बड़ी पार्टी बनाने में भूमिका निभा सकती है, या फिर जो छोटी पार्टियां कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे खासे वोट लेकर आ सकती है, उनके साथ समझौता किया जा रहा है। ऐसे ही वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ में भी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन बनाने की घोषणा कर दी है, यानी प्रकाश अंबेडकर को भी साथ में लेकर चल रहे हैं और महादेव जानकर धनकर समाज के नेता को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी ये क्षेत्रीय समीकरण को मजबूत करके एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया कि शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी को ज्यादा सीटें देकर फालतू का सीट बर्बाद करने से बेहतर है कि छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया जाए, जिनके जीतने के चांस भी ज्यादा होंगे और एक नए तरीके की राजनीति छोटी पार्टियां करती है तो उनसे एक बड़ा समाज जुड़ता भी है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गोवा के पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए दोस्तों। गोवा के पंचायत चुनाव नतीजों में एनडीए गठबंधन या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों। अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का इसलिए भी था क्योंकि राज्य के अंदर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि विपक्ष को यहां पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था। जो नतीजे सामने आए दोस्तों गुजरात को लेकर वो कुछ इस प्रकार है। 50 जिला पंचायत सीटों की बात करें तो तकरीबन 70.8% के आसपास लोगों ने वोट डाला। उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 50 में से 29 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी की सहयोगी एमजीपी को 3 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली। गोवा फॉरवर्ड पार्टी कांग्रेस के सहयोगी को 1 सीट और आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट और रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी को 2 सीट मिली और 4 निर्दलीय चुनाव जीतकर आए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को सबसे ज्यादा बड़ी जीत मिली दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा केवल 10 तक पहुंच पाया और गोवा में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए चिल्ला चिल्लाकर ये बोलने वाले अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस पार्टी गोवा में खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का कुछ अब नहीं बचा है। उनकी पार्टी को मात्र 1 सीट पर जीतने का मौका मिला है दोस्तों। और इसी का असर हुआ कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेता को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। जो जानकारी है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अमित पालेकर को पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। खबर यह है कि दोनों विधायक पाला बदलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी के 2 विधायक है वो भी या तो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी कहीं जाकर पलटी जरूर मारेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों 76,000 करोड़ की महानगर पालिका यानी बीएमसी इस बार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव के दौर से गुजर रही है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग तरीके की दावेदारी अजित पवार
अलग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कई सारे नाम है। बॉलीवुड के अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा आहूजा का नाम भी आगे किया गया है। एकनाथ शिंदे, श्रीकांत एकनाथ शिंदे यानी शिंदे और उनका बेटा दोनों प्रचार करेंगे। रामदास कदम जो नेता है उनसे भी प्रचार करवाया जाएगा। गजानंद कीर्तिकर से भी प्रचार करवाया जाएगा और ऐसे कई नाम है, लेकिन गोविंदा का नाम भी ऐड किया गया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और वैसे भी क्योंकि बीएमसी का इलेक्शन है तो शहरी इलाकों में इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं गोविंदा को आगे करके वोटों को प्रभावित करने का प्रयास भी किया जाएगा। खासकर उत्तर भारत के वोट गोविंदा के नाम पर पड़ सकते हैं। साथ साथ आगामी महानगर पालिका को लेकर एक और अपडेट है दोस्तों। खबर यह है कि महाराष्ट्र के नासिक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन को लेकर अपडेट यह है कि विहित गांव क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 में शिंदे गुट के नेता वैशाली दानी और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता संजीवनी हंडोरे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी ज्वाइन कर ली है, यानी शिवसेना पार्टी में चली गई है। पार्टी का दामन थाम लिया है। शालीमार स्थित पार्टी कार्यालय आयोजित इस प्रवेश समारोह के दौरान दोनों महिला नेताओं ने भारी शक्ति प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आई है। कुल मिलाकर शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच में लगातार रस्साकसी जारी है दोस्तों। कभी उनके सैकड़ों कार्यकर्ता इधर चले जाते हैं, कभी इधर के सैकड़ों कार्यकर्ता उधर चले जाते हैं और ये विवाद लगातार दोनों संगठन के बीच में जारी है। यानी शिवसेना यूबीटी या शिवसेना एकनाथ शिंदे कौन सी ओरिजिनल है, इसे लेकर ही अभी तक डिबेट सेटल नहीं हो पाया है। हालांकि दोस्तों क्योंकि ज्यादातर सीटें शिवसेना एकनाथ शिंदे ने जीती है तो उसी को ओरिजिनल शिवसेना माना जाना चाहिए, लेकिन बाला साहब ठाकरे की पूरी लीगेसी अगर किसी के पास है तो वो उद्धव ठाकरे के पास है। वो तो खुद बेटे हैं बाला साहब ठाकरे के, तो असली शिवसेना अपने आप को उद्धव ठाकरे गुट वाले बताते हैं। अब क्या समझते हैं दोस्तों कौन असली शिवसेना है? इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद में मंगलवार को सरकारी नौकरी में आरक्षण के नियमों में कथित उल्लंघन और भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप पर विपक्ष ने तीखी नोकझोंक की है। बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जोरदार हंगामा किया और इस बीच सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित तक करनी पड़ी। अंत में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर डाला दोस्तों। साथ साथ ठाकरे बंधुओं के साथ में आने की घोषणा से पहले महाविकास अघाड़ी में विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अलग से अलायंस बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ भी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन तय हो गया है। वंचित बहुजन अघाड़ी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इधर शरद पवार की एनसीपी ने कांग्रेस से 53 सीटें मांगी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली एनसीपी को ज्यादा भाव दे नहीं रही दोस्तों, क्योंकि पार्टी को पता है कि शरद पवार की पार्टी को जितनी सीटें देंगे उतना जीतना इनके लिए मुश्किल होगा और उल्टा सीटें और कम करवा देंगे जो इन्होंने विधानसभा चुनाव में किया था। यानी लड़ना है इनको सारी सीटों पर। अपने आप को पुरानी एनसीपी समझते हैं, जबकि सबको पता है कि अजित पवार पार्टी तोड़कर लेकर गए हैं, तो अब एनसीपी एसपी में कुछ खास बचा नहीं है, ना पैसे हैं ना ही उस तरीके का नेतृत्व एक्टिव है, क्योंकि शरद पवार भी अब थोड़ी बहुत ही राजनीति करते हैं और सुप्रिया सुले की कोई सुनता नहीं है। ऐसे में एनसीपी एसपी वालों को लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट में सीट मांगनी चाहिए, तभी कांग्रेस के साथ गठबंधन हो पाएगा, वरना तो फालतू बातें कर रहे हैं ज्यादा सीटों की डिमांड करके। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के नकारात्मक आंकड़े का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की शुतुरमुर्ग सरकार ने अर्थव्यवस्था से जुड़ी बुनियादी कमजोरी पर ध्यान देने की बजाय मनरेगा को खत्म करने का एक विकल्प चुना। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस तिमाही में नकारात्मक एफडीआई आंकड़े आए हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ नहीं रहा। हालांकि भाजपा वाले दावा करते हैं कि ट्रंप की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल भारत को अब एक ग्रो यानी बढ़ता हुआ मार्केट नहीं समझ रही है दुनिया, और यही बड़ा कारण है कि भारत में पैसा लगाने से भी हिचकिचा रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है और बीजेपी सरकार का इस पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं है। शुतुरमुर्ग सरकार बनकर काम कर रहे हैं, यानी अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है और मनरेगा को खत्म करके शुतुरमुर्ग वाली मानसिकता दिखा रहे हैं। जो सामने खतरा नजर आ रहा है उस पर कोई कदम नहीं और उल्टे सीधे कांड किए जा रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के अंदर हवा वाले प्रदूषण को लेकर, एयर पॉल्यूशन को लेकर एयर प्योरीफायर यानी जिससे वायु प्रदूषण कम होता है दोस्तों, लोग घर में एयर प्योरीफायर लगाते हैं ताकि उनके रूम के अंदर कम से कम जो हवा है वो साफ हो जाए। एयर प्योरीफायर के ऊपर बीजेपी की सरकार 18% का टैक्स लेती है। सोचिए दोस्तों, जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत में एक जरूरत का सामान बन चुका है। एयर प्योरीफायर होना कोई लग्जरी वाली बात नहीं है, यानी कोई अमीरी दिखाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये लोगों के जिंदगी के लिए सबसे बेहद चीजों में से एक हो चुका
है और दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण के हालात बेकाबू हो गए हैं, एयर प्योरीफायर की बहुत जरूरत है। लेकिन एयर प्योरीफायर के ऊपर बीजेपी की सरकार अतिरिक्त 18% का जीएसटी लगाती है, जिससे एयर प्योरीफायर और ज्यादा महंगे हो जाते हैं। और जब एयर प्योरीफायर महंगा हो गया तो फिर इससे तो आम जनता के रीच में नहीं रहेगा और उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो आम जनता को होगा, क्योंकि उनको प्रदूषण वाली हवा में रहना पड़ेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि एमएनएस पार्टी और उद्धव ठाकरे के साथ में आने पर कि दोनों पार्टियां अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। दोनों भाइयों की अब कोई विचारधारा बची नहीं है, ये सिर्फ अवसरवादिता की राजनीति करते हैं। एकनाथ शिंदे ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चचेरे भाइयों ने विकास का कोई जिक्र नहीं किया। जो लोग बाला साहेब ठाकरे के विचारों से भटक गए हैं उन्हें हालिया चुनाव में सबक मिला है। यानी बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं का मानना है कि ऐसे गठबंधन बनने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों? क्या एमएनएस पार्टी और उद्धव ठाकरे के साथ में आने से मराठी वोट जो पहले शिवसेना को एक मुश्त एकजुट पड़ा करता था और पूरी तरीके से बीएमसी पर शिवसेना का कंट्रोल होता था, क्या उस तरीके की स्थिति वापस बन पाएगी? साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख असीम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तारीफ किए जाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने दावा किया कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती भारत के लिए राष्ट्रीय चिंता का विषय है, लेकिन इस पर मोदी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 2008 के अंदर हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर बेनकाब और बदनाम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले कुछ महीनों में कई बार मुनीर की तारीफ की है। 60 से अधिक बार उसने यह दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। यानी जहां मन कर रहा है वहां ट्रंप ये बात रिपीट करता है दोस्तों। और बीजेपी के सरकार का कोई मंत्री खुलकर बोला हो और ट्रंप को काउंटर किया हो, आज तक ऐसा हुआ नहीं है और आगे कभी ऐसा होगा ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की चुप्पी के कारण माहौल बना दिया है और कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब कर दी है, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा को राहुल गांधी ने बोला था कि आप जाइए और गुजरात के अंदर संगठन का विस्तार करवाइए और पार्टी के लिए लगातार रैलियां निकालिए, जन आक्रोश रैलियां निकालिए। और इस पूरे जन आक्रोश रैली निकालने में पूरी ताकत झोंक रखी है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने। अमित चावड़ा और सीएलपी के लीडर तुषार जन आक्रोश यात्रा करने के लिए अंकलाव तालुका पहुंचे और कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्राम जनों के उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में अपनी मजबूती और ज्यादा अच्छे तरीके से आगे कर रही है दोस्तों। यानी राहुल गांधी उम्मीद कर रहे हैं कि संगठन का विस्तार इसी तरीके से होगा और गुजरात में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटी तो तेज हो गई है। आप लोग की क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।